सुप्रभात। आपका स्वागत है आज के 7th में 2025 के डेली करंट अफेयर के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी को एक बार फिर से वेलकम करता हूं इस सेशन में, और आप इस क्लास को अपने तरफ से लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। और अभी जो जितने भी नए एस्पिरेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, हमारे फैक्ट फ्लिकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो सीरीज ऑफ क्लासेस हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसको मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके एसएससी रेलवे बैंक का हो, यूपीएससी का हो, या फिर डिफेंस रिलेटेड किसी भी एग्जाम का हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कोट के साथ, इनके द्वारा हम सभी को प्रेरणा दी गई है कि क्रिएटिविटी इज द की टू सक्सेस इन द फ्यूचर एंड प्राइमरी एजुकेशन इज वेयर टीचर्स कैन ब्रिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन एट दैट लेवल। यानी कि जो एक तरीके से नयापन है, क्रिएटिविटी है, वही आपके सफलता का आधार होती है। तो इस कारण जो क्रिएटिव माइंडसेट है उस पे आप चलिए, उस पर आधारित अपनी पढ़ाई करिए, अपने स्किल को डेवलप करिए, तभी आप इन अ फ्यूचर सक्सेस को अटेन कर पाएंगे। आगे हम बढ़ेंगे आज के इस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिसको मैंने कल की क्लास में आपसे पूछा था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच वाटर ट्रीटी was put in abeyance by भारत over पाकिस्तान सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये तो आपने जानते ही होंगे, 22 अप्रैल पहलगाम अटैक के बाद भारत के द्वारा वर्ष 1960 का सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंडस वाटर ट्रीटी। ये एक बायलैटरल ट्रीटी है भारत पाकिस्तान के बीच में, और वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता के माध्यम से इसको करवाया गया था। भारत की ईस्टर्न और वेस्टर्न आपके रिवर्स हैं। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर में आपका चेनाब, झेलम और इंडस आ जाता है, ठीक है। तो भारत ने इन सभी नदियों का पानी जो पाकिस्तान की ओर जाता था उसको रोक दिया है। क्यों रोका है आप सभी जानते हो कि कारण क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा पानी तो हमसे लिया जाता है, हमसे बहुत सारी चीजें ली जाती हैं, लेकिन हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध वो नफरत फैलाते हैं और हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को और हमारे सैनिकों को मारते हैं। तो इस बार भी भारत काफी अच्छे तरीके से जवाब देगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि आज 7 मई है और पूरे भारत में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, और ये साफ संदेश दिखाता है कि भारतीय सेनाएं तैयार हैं अब पाकिस्तान के ऊपर प्रहार करने के लिए। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। सबसे पहले अपने इवेंट के साथ, और इस इवेंट का नाम है भारत टेलीकॉम। ये 22nd एडिशन है भारत टेलीकॉम का, जिसको भारत सरकार के द्वारा 6 और 7 मई को कंडक्ट करवाया जा रहा है। हमारे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और ये भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर हैं। तो इनके द्वारा नई दिल्ली में 6 मई को भारत टेलीकॉम 2025 का 22nd एडिशन को इनॉग्रेट किया गया। 2 दिन तक चलने वाला ये एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बहुत सारी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया है, उसको शोकेस किया है। भारत टेलीकॉम 2025 को टीपैक यानी कि टेलीकॉम इक्विपमेंट सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और आप जानते हो कि भारत का जो विजन है टू बिकम ग्लोबल हब फॉर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट। हम सभी जो अपने मोबाइल फोन्स पे बात करते हैं वो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट के माध्यम से किया करते हैं, और उसी में हमको आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं टीईपीसी की, तो इसका फुल फॉर्म आप देख लो, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? So it plays a vital role in promoting and facilitating the export of telecom equipment and services. Its mandate spans the entire telecom ecosystem, including ICT hardware and software, infrastructure products, system integration, consultancy, and service provision.
तो आप जान रहे हो कि भारत का जो आईटी सेक्टर है, डिजिटल सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, भारत चाहता है कि इसमें नई ऊंचाइयां प्राप्त करे और भारत सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है और कार्य भी कर रही है कि 5G नेटवर्क को पूरे भारत में आपका लगाया जाए। और मेनली जो भारत के रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिसमें भारत की लगभग 75% पॉपुलेशन रहा करती है, वहां पर हम डिजिटल एक्सेस दे पाएं। इस कारण से ये भारत टेलीकॉम बहुत ही उपयोगी है भारत के विकास के लिए। इसमें कहा गया है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने हाईलाइट किया, इन जस्ट 22 मंथ्स वी कनेक्टेड 99% of our villages with 5G and brought 82% of our population onto the network, deploying 4,70,000 towers. This is not evolution, it is a telecom revolution. तो इन्होंने डेटा दे के बताया कि कितने टावर्स लगे, कितने लोगों को इससे जोड़ा गया है। अगर आप 5G कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो 5G कनेक्टिविटी के लिए 5G मोबाइल का होना आवश्यक है और अभी भारत में अधिकतर लोग जो है 4G के मोबाइल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो भारत एक विकासशील देश है, धीरे धीरे करके हम वृद्धि करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हर साल 5G 6G 7G आता रहे और सभी लोग अपना हैंडसेट ही चेंज करते रहें। तो ये चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी भारत के सभी दूर दराज इलाकों में पहुंच सके, जिससे कि मेनली जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो इसका लाभ अपने एजुकेशन से रिलेटेड उठा सके। भारत टेलीकॉम हैज बीन conceptualized to reinforce India's position to reliable and trusted telecom products manufacturing and export destination। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आप जानते हो कि भारत में 3 सेक्टर्स होते हैं, एक आपका एग्रीकल्चर, दूसरा सर्विस और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग। जो सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है वो आपका सर्विस सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम काफी पीछे हैं। इस कारण से भारत चाहता है कि एफडीआई के माध्यम से, डोमेस्टिक एमएसएमईज के माध्यम से हम इस सेक्टर में भी आगे बढ़ते जाएं और अपनी कैपेबिलिटी को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अग्रसर कर सकें। भारत सरकार ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसके लिए चलाए हैं। अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर इन भारत, so the transformation of India's telecom sector, the Indian telecom sector evolution from a luxury to necessity is a testament to the country's remarkable progress in connectivity and affordability। सबसे पहला क्या रहे, सभी जगह इसकी पहुंच हो और दूसरा ये अफोर्डेबल हो, यानी कि सभी लोग इसका लाभ उठा सके, ठीक है। की माइलस्टोन देखें 2000 में सीमलेस कनेक्टिविटी वाज कंसीडर्ड एज अ लग्जरी अफोर्डेबल ओनली टू अ सिलेक्टेड फ्यू पीपल, क्योंकि तब काफी महंगी टेक्नोलॉजी थी। 2001 में टेलीफोन पेनिट्रेशन आपका होने लगा। 2024 में टेलीकॉम डेंसिटी सोर टू 85.6%, marking a substantial improvement in accessibility and connectivity. The transformation highlights how the sector has reshaped lives by making seamless communication accessible to all. वहीं पर अगर हम NRI इंडेक्स, जिसको नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 कहा करते हैं, उसमें भारत की रैंकिंग जो है पिछले साल की तुलना में इंप्रूव हुई है। 2023 में भारत की रैंकिंग 60 पोजीशन पर थी और 2024 में NRI अर्थात नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की रैंकिंग आपकी 40वें पायदान पर 49 पायदान पर पहुंची थी और इसमें 11 अंक का इजाफा भारत ने किया हुआ था। इसी प्रकार से जो ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स होती है उसमें भी भारत टियर फर्स्ट में पहुंच गया है। इसी के साथ जो हम नेक्स्ट इवेंट की तरफ चल रहे हैं वो मिस वर्ल्ड से रिलेटेड है। आप सभी जानते हो कि मिस वर्ल्ड का कंपटीशन में जितने भी लड़कियां होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और एक तरीके से ये सुंदरता को दर्शाता है। तो इस बार भारत का राज्य तेलंगाना के द्वारा 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड को आयोजित किया जा रहा है और ये इसको होस्ट करेंगे। ये इवेंट मई 10 से लेकर 31 मई 2025 तक चलेगा और इसमें इंटरनेशनली जितने भी लड़कियां हैं सभी देश से भारत में आ रहे हैं। द मिस वर्ल्ड पेजेंट इज बीइंग होस्टेड इन तेलंगाना भारत फॉर द फर्स्ट टाइम with over 120 contestants and live broadcast in more than 150 countries, the event being strategically used to boost states international visibility, tourism and investment appeal। तो सभी राज्य चाहते हैं कि बड़े से बड़ा इवेंट उनके राज्य में हो, जिससे कि उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है एक जगह मिल पाए और वो अपने ट्रेड को, कल्चर को, टूरिज्म को प्रमोट कर सकें।
इसके ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया है कि ये मल्टी डायमेंशनल टूरिज्म हब को बढ़ाने के लिए एक अच्छा इवेंट है। इंक्रीज फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स विच स्टूड 1.55 लाख इन 2024। यूनेस्को की जितनी भी कल्चरल साइट्स हैं तेलंगाना में, उनको एक तरीके से बल मिलेगा और इससे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट टूरिज्म, कल्चर और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में तेलंगाना को प्राप्त हो पाएगा। अब बात करते हैं मिस वर्ल्ड की। तो मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 में यूनाइटेड किंगडम के एरिक मॉर्ले के द्वारा की गई थी। तब से लेकर ये हमेशा आयोजित हर साल किया जा रहा है। द करेंट मिस वर्ल्ड इज क्रिस्टीनिया साइजोकोवा ऑफ द चेक रिपब्लिक, हु क्राउन ऑन 9 मार्च 2024 इन मुंबई, इंडिया। तो पिछले साल का इवेंट मुंबई में हुआ था, तो उसी में इनको क्राउन आपका किया गया था। अगर आप भारत की बात करोगे तो टोटल ऐसी 6 भारतीय महिलाएं हैं जो कि मिस वर्ल्ड आपकी विनर्स बन चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली मिस वर्ल्ड बनने वाली रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, जायना हेडे 1997, युकुता मुखी 1989, प्रियंका चोपड़ा 2000 एंड मानुषी छिल्लर 2017। ये मानुषी छिल्लर हैं, ठीक है, तो इनको मिला हुआ है। इसी के साथ एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इवेंट को हम कवर कर लेते हैं जो कि यमन की है और ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। यमन अपॉइंट्स सलीम बिन बारेक एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर यमन की जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है उनके द्वारा सलेम सलेह को, ठीक है, सलेम सलेह को अपॉइंट किया गया है और ये यमन के लॉन्ग सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर भी आपके रह चुके हैं। इनके द्वारा अहमद अवाद बिन मुबारक को सक्सीड किया गया और ये सही तरीके से सरकार नहीं चल पा रहे थे, इस कारण से इनको आपका हटाया गया है। रीजंस ऑफ बिन मुबारक रेसिग्नेशन, सबसे पहला cited constitutional constraint as a major barrier to effective governance, claimed he was denied authority to reform key state institution, expressed frustration over not being able to reshuffle the cabinet। ना बहुत सारी आप जानते हो जो मुस्लिम वर्ल्ड रहता है उसमें रिस्ट्रिक्शन रहा करती हैं, कोई सही तरीके से चला नहीं पाता है और इनको हटा दिया गया। यमन की भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, जैसे कि यहाँ पर 2014 से सिविल वॉर हो रहा है और आपको याद होगा भारत ने 2015 में यमन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया हुआ था, तो इसको भी अपने नोट्स में आप नोट डाउन कर लीजिए। हुतीस एक रिविलियन है, ठीक है, जिन्होंने सना उनकी कैपिटल को आपका सीज किया हुआ है। इनकी इकोनॉमी लगातार कोलैप्स होती जा रही है। द हुती ग्रुप डिमांड्स अ रेवेन्यू शेयरिंग डील बिफोर रिज्यूमिंग ऑयल एक्सपोर्ट। द यमन रियाल इज इन फ्री फॉल, एक्साकर्बेटिंग पब्लिक सफरिंग। अगर आप इनके मैप को देखो तो देखिए ये यमन देश है, ये सऊदी अरबिया के साउथ में आता है और इनके ईस्ट में ओमान आता है। यमन के साउथ में गल्फ ऑफ अदन, अरबियन सी, और इनके ईस्ट की तरफ आपका रेड सी है। और रेड सी में ये किसी भी देश को, जो आपके हुतीज हैं, उनको ट्रेड नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि यमन किससे प्रेरित है? ईरान से प्रेरित है और ईरान जो है ईरान हुतीज को लगातार अपने फाइनेंशियल और मिलिट्री वे में मदद किया करता है। इसी के साथ नेक्स्ट इवेंट की तरफ हम चलेंगे जो कि भारत के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है। तो 2025 की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की इस लिस्ट को जारी किया गया है जिसमें भारत ने काफी अच्छा सुधार किया है। भारत की इस बार रैंकिंग 130 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। दिस मार्क 3 प्लेस राइज फ्रॉम इट्स 2022 रैंक ऑफ 133, ठीक है। तो 2022 में हमारी रैंकिंग 133 थी और अब 2000 मतलब अब की जो रैंकिंग लेटेस्ट वाली आई है तो इसमें हमारा पायदान कितना है? 130वें नंबर पे है। इस बार इनकी थीम क्या रखी गई इस एसडीआई रिपोर्ट की? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ है वो 71.7 ईयर्स से बढ़कर 72 ईयर्स आपकी 2023 में हो गई है ना। जब भी रिपोर्ट बनती है तो ऐसे नहीं बन जाती है, उसको समय लगता है। तो 2022 के बाद जो 2023 की रिपोर्ट को कहा जाएगा, जिसको 2025 में पब्लिश किया गया है, उसमें भारत की रैंकिंग 130वें पायदान पर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत की 1990 में आप कह सकते हो कि 58.6 ईयर्स थी, अब ये बढ़कर 72 साल हो गई है। और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं, जैसे कि NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान
और जन औषधि केंद्र भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको भारत सरकार चला रही है। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज देखो, नंबर 1 पे आइसलैंड रखा गया है, दूसरे नंबर पे आपका आइलैंड है, ठीक है, आइसलैंड, दूसरे नंबर पे नॉर्वे है, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे डेनमार्क, पांचवें पे 2 कंट्री हैं जर्मनी और स्वीडन, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया रखा गया, आठवें पे हांगकांग और आठवें पर नीदरलैंड और 10वें पर आपका बेल्जियम है। टॉप बॉटम की कंट्रीज देख लोगे तो इसमें यमन, सेरा लियोनी, बुर्किना फासो, बुरुंडी, माली, नाइजर, चाड, CAR सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सोमालिया और साउथ सूडान है। अब कौन कौन से इंडिकेटर्स इसके लिए यूज किए जाते हैं, तो इसके टोटल 3 डायमेंशंस है इस रिपोर्ट को बनाने में। सबसे पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड। अब हेल्थ के 4 इंडिकेटर्स क्या क्या हैं इनके, पहला हेल्थ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन के एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, आपने कितना पढ़ाई की। लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रॉस नेशन इनकम पर कैपिटा ना, एक लोग कितना कमा लेते हैं, क्योंकि जितनी आपकी आय रहेगी उतना ही बेहतर आप अपने परिवार को और अपने ऊपर खर्च कर पाओगे और अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा पाओगे। चलिए बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट इवेंट की तरफ जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं NFDC के बारे में। अगर आपको NFDC का फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो NFDC स्टैंड फॉर नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारत सरकार का है, और मिनिस्ट्री ऑफ IB के द्वारा इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रकाश मगडुम को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में काम किया करते थे, ठीक है। और अगर हम NFDC की बात करें तो 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। फॉर्मरली इससे पहले फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन थी जिसका नाम 1964 में गठन किया गया था। NFDC का पर्पस क्या है कि हम इंडियन सिनेमा की ग्रोथ को पॉपुलराइज करें, स्पेशली रीजनल और पैरेलल सिनेमा की। इनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और सिनेमा से रिलेटेड भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जिसको भारत सरकार के द्वारा हर साल दिया जाता है। NFDC का मेन फंक्शन फिल्म को फाइनेंस करना, मेनली जो रीजनल फिल्म्स होती हैं उनको, फैसिलिटेटिंग को प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड मार्केट, प्रमोटिंग इंडियन फिल्म्स ग्लोबली। अब चलिए जो नेक्स्ट इवेंट है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और इस स्पोर्ट का नाम है सुदीरमैन कप टाइटल। तो चाइना ने 14th टाइटल सुदीरमैन कप का जीत लिया है, ठीक है, 14 बार इन्होंने जीता हुआ है, और इस बार ये 18वां एडिशन जो है किया गया था। ये एक प्रकार का बैडमिंटन स्पोर्ट है, और चाइना ने फाइनल में साउथ कोरिया की टीम को हराया। द सुदीरमैन कप इज द वर्ल्ड मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसको BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। चाइना के पास टोटल 14 टाइटल्स हैं आउट ऑफ 18 एडिशन, और 16 बार जो है ये फाइनल में आपके आए हुए हैं। और साउथ कोरिया के पास टोटल आपके 4 टाइटल हैं। तो भारत को भी इनसे सीखना चाहिए, और हमें अपने जो युवा हैं, खिलाड़ी हैं, उनको और भी प्रमोट करना चाहिए। और फिर से मैं आपको बता दूं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका इस बार बिहार के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इसी के साथ ये भी बता दूं कि ये जो कप था वो चाइना के शाइमिन में आपका आयोजित करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे और मैं आपसे यही कहूंगा कि इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, and as soon as possible I will definitely reply all your question. Coming to the questions, the first question is, who was the first Indian to win the Miss World title? ऐश्वर्या राय, मानसू छिल्लर, रीता फारिया, डायना हेडन। तो इनका नाम है रीता फारिया, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो ये मानसू छिल्लर 2017, ये है 1966, ऐश्वर्या राय 1994 थी। अगला प्रश्न, वेयर इज द मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट बीइंग होस्टेड? नई दिल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना, मुंबई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए हैदराबाद तेलंगाना में ही आ जाता है ना, तो दोनों आपका एक ही रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट इंडियाज टेलीकॉम सेक्टर? भारत इंटरनेट 25, भारत टेलीकॉम 25, इंडिया कनेक्ट, या फिर डिजिटल इंडिया एक्सपो। तो इस बार हमारे टेलीकॉम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत टेलीकॉम 25 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, इंडिया इंप्रूव इट्स रैंक इन दी NRI 2024 टू 60, 49, 35, 55। तो जो पिछले साल की
नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट थी उसमें भारत का पोजीशन 49 था, इससे पहले भारत 60वें पायदान पर था। अगला प्रश्न, हु वाज अपॉइंटेड एज यमन्स प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो इनके अभी के जो नए प्राइम मिनिस्टर का गठन किया गया उनका नाम सलेम सलेह बिन बरेक। अगला प्रश्न, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन दी HDI 2023। तो अगर आप 2023 की बात करते हो तो 130 पोजीशन है, जिसको अभी लॉन्च किया गया, 2025 में लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? UNDP ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, इस बार की इस रिपोर्ट की थीम क्या रखी गई है? इक्वालिटी एंड ग्रोथ, AI एंड ह्यूमैनिटी, इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके लिए, हु बिकेम द MD ऑफ द NFDC इन 25। तो अभी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए MD के रूप में प्रकाश मडगुम को अपॉइंट भारत सरकार ने कर दिया है। अगला प्रश्न, विच कंट्री वोन द सुदिरमैन कप 2025। तो इस देश का नाम है जो भारत का पड़ोसी है, चाइना, 14वीं बार जीता है। चलिए कुछ टाइम आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर द राइट ऑफ एजुकेशन, 86, 89, 88, 87। ऑप्शन जो भी सही है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, इसकी रीच बढ़ाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद,